नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली लेखपाल परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लास ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सेकेंड क्लास है। मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें कि हमने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। और अगर किसी को वो क्लास नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं, जो कि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 67वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है? ऑप्शन दिया गया मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं 68 क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया है वो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एग्जाम में पूछा गया है 2025 में। जो दूसरा प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं ये जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, जिसका कि एग्जाम 2025 में हुआ था। तो मतलब यूपी ट्रिपल एससी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड प्रश्न 2025 में पूछा था, उन्होंने पूछ रही है, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो 68 क्वेश्चन को देखते हैं। द गैस विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती है हरित ग्रह प्रभाव के लिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। देखिए क्लास, एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि यूपी ट्रिपल एससी ने 2025 में ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं, प्लस ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो 2 मिनट। यहाँ पर जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो आपको पता है ये सूर्य है, ये सन है, कितना सुंदर सा चमक रहा है, एकदम से देख भी नहीं पाओगे। फिर ये क्या है? सन से कौन सी रेज आ रही हैं? अगर हम बोले तो ये यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको कि क्या कहते हैं? पैराबैग्निक किरणें कहते हैं, ठीक है। वो पृथ्वी पर आती हैं, कुछ किरणें जो है वो रास्ते में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें जो हैं, कुछ रेज जो हैं वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, सरफेस तक पहुंचती हैं, ठीक है, और वो सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इन रेस को पृथ्वी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब पृथ्वी द्वारा ये जो एब्जॉर्ब रेज हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो यूवी रेज हैं वो इंफ्रारेड रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इंफ्रारेड में, ये ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और इन यूवी रेज की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, लेकिन जब ये इंफ्रारेड रेज में कन्वर्ट होती हैं तो इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इन इंफ्रारेड को बाहर नहीं जाने देती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको ट्रैप कर लेती हैं और जिसके वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है, पृथ्वी और गर्म होने लगती है। तो अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे कि कौन सी रेज रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ऑप्शन में आपको यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज दे, तो आप किसको टिक लगाएंगे? आप इंफ्रारेड रेज को टिक लगाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो यूवी रेस को लगा के आते हैं टिक। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, जो सन है वहाँ से पैराबैग्निक किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर गिर रही हैं, ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी की सतह इन पैराबैग्निक किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ समय बाद हीट के फॉर्म में डिसिपिएट करती है, रिलीज करती है, तो इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और ये इंफ्रारेड रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं और इन्हीं इंफ्रारेड रेज को जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या कर लेती? ट्रैप कर लेती हैं, रोक देती हैं, जिसके वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता
लगता है और पृथ्वी और गर्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो पेपर में अगर पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल है। और अगर पेपर में प्रश्न पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी रेज रिस्पॉन्सिबल है, तो आप इंफ्रारेड रेज बताएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो अब कुछ और चीजों को हम देखते हैं। 1 मिनट क्लास, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर भी आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पर ये पॉइंट भी ज़रूर लिख लीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में 1824 में जोसेफ फूरियर ने बताया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में 1824 में जोसेफ फूरियर द्वारा बताया गया था। जोसेफ फूरियर का नाम लिख लो, हो सकता है आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाए। ठीक है, और ये मैं मान के चलती हूँ कि आप खाली एक परीक्षा तो नहीं दोगे, आप विभिन्न परीक्षाएं दे रहे होंगे। तो ग्रीन हाउस गैस की बात आए, ग्लोबल वार्मिंग की बात आए, तो यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आप बताएंगे जोसेफ फूरियर ने। क्लियर। अब आगे देखो, 1-2 चीजें और, थोड़ा टाइम लूंगी आप लोगों का, लेकिन एक्सप्लेन कर दूंगी चीजों को। अब देखो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ध्यान देना, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ठीक है, और वाष्प, वाटर वेपर। लेकिन वाटर वेपर जो है ना, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज में आता है, लेकिन यहाँ पर मैन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से वाटर वेपर रिलीज नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना। लेकिन अगर परीक्षा में बोल दिया गया कि वाटर वेपर ऑप्शन में दे दिया गया ग्रीन हाउस गैसेज में, तो ये मत सोचना अरे वाटर वेपर कहाँ है, कैंसिल करके मत आना क्लास। ठीक है, हाँ, नेचुरल फिनोमिना के कारण वाटर वेपर का एमिशन होता है। जैसे वाटर साइकिल में आप पढ़ते हो, जब सूर्य की किरणें पानी पर गिर रही हैं तो वाष्प बनकर ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तब भी वाटर वेपर आपका निकलता है। यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज में वाटर वेपर भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, नाइट्रस ऑक्साइड लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन। ठीक है, ओजोन भी इन्हीं दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वाटर वेपर और ओजोन में। अब 2 मिनट और मेरे पॉइंट को सुनो। देखो, जब हम ओजोन की बात करते हैं तो एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। गुड ओजोन कौन होगा, गुड कौन होते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो गुड ओजोन वो ओजोन होता है जो कि स्ट्रैटोस्फीयर में प्रेजेंट है, जो कि समताप मंडल में प्रेजेंट है, जो कि पृथ्वी को पैराबैग्निक किरणों से प्रोटेक्ट करता है, वो गुड ओजोन है। लेकिन यही ओजोन जब ट्रोपोस्फीयर में आ जाता है, क्षोभ मंडल में आ जाता है, तो उसे हम बैड ओजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रदूषक है, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ध्यान दीजिएगा क्लास, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, लेकिन यहीं पर सिली मिस्टेक होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा आपसे भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए क्या वाटर वेपर और ओजोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कि अगर हम देखें कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से, जहाँ पर ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एमिट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप सभी को पता है। फिर उसके बाद मीथेन और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्लास कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। अगले प्रश्न को हम देखें। छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए क्लियर करते हुए चल रही हूँ क्योंकि आपसे पेपर में सिली मिस्टेक ना हो। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 69 क्वेश्चन को देखो। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, हम स्टील के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्टील के प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर बोला गया है अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक
या ऑक्सीजन को हटाने वाले के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया ग्रीन स्टील, ठीक है, पीला स्टील, लाल स्टील, आप सभी को पता है जो भी चीज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, ठीक है, तो उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन स्टील। आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने की बात की गई है, ठीक है, क्लियर है। चलो, स्टील के प्रोडक्शन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है वो ना हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तो ऐसे स्टील जो हैं वो आपके ग्रीन स्टील कहलाएंगे। अब इस प्रश्न को देखो, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या रिजल्ट होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये पूछा गया है। समुद्र के स्तर पे वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जो हमारी पृथ्वी है वो और गर्म हो रही है। तो जो ग्लेशियर है वो क्या होंगे, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो लेवल है वाटर का वो ऊपर आएगा, और तटीय क्षेत्र में जो भी सिटीज़ हैं, ठीक है, या जो भी कंट्री हैं जो तट पर हैं, ठीक है, वो डूबना शुरू हो जाएंगी। और आपको पता है यहाँ पर फसल पैटर्न में भी तो परिवर्तन देखा जाएगा। आखिर जो फसल है, ठीक है, जो भी उत्पादन है कृषि में, वो तो मॉनसून पर डिपेंड करता है, वो तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। हम जब भी बात करते हैं क्रॉप्स की तो हम क्या कहते हैं, हम रबी क्रॉप की बात करते हैं, हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं ना। तो ये किसके बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तभी तो मंथ में डिवाइड किया गया है। बोला जाता है ना कि जब हम रबी क्रॉप की बात करेंगे तो इनको बोया जाता है अक्टूबर में और काटा जाता है मार्च के समय, हार्वेस्टिंग मार्च के समय में होती है, ठीक है, क्लियर है। जब हम बात करते हैं किसकी, खरीफ क्रॉप की, तो यहाँ पर क्या है, इन्हें बोया जाता है जुलाई अगस्त के समय और काटा जाता है अक्टूबर के समय, हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फसल पैटर्न में भी परिवर्तन आएगा अगर पृथ्वी के टेम्परेचर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, बोला गया है यहाँ पर। तो मैंने अभी आपको बताया मीथेन, बोलो, है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है। तो ये सभी, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही ग्रीन हाउस गैस की बात आती है और वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं वो तुरंत स्किप करते हैं कि ओजोन, अरे ओजोन ग्रीन हाउस गैस कैसे है, ओजोन तो समताप मंडल में है जो कि पैराबैग्निक किरणों से हमें प्रोटेक्शन दे रही है, यूवी रे से। नहीं, ये दूसरे ओजोन की बात हो रही है, ये बैड ओजोन की बात हो रही है जो कि ट्रोपोस्फियर में है, क्षोभ मंडल में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि द्वितीयक प्रदूषक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ पर तीनों जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आगे देखें अगले प्रश्न पे। क्लास कहीं पर भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप में से किसी विद्यार्थी ने लिखा कि मैम आप पढ़ रही हैं, आप बोल रही हैं मुंह से, तो मुंह से ही तो इंसान बोलेगा और स्लाइड से ही तो पढ़ेगा ना। तो ये इस तरीके के कमेंट का क्या मतलब। हाँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है, तब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो, अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। 2021 का ये प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, थ्वाइटस ग्लेशियर, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, 73 प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बोला गया है। तो मीथेन, चलो टिक लगाते हुए चलते, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जलवाष्प वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्लास, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्लास इस प्रश्न को। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर वही प्रश्न है, ये लोअर एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। तो चलो बताओ, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है विभिन्न परीक्षाओं में। तो चलो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, फिर यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर क्लास? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से पढ़िएगा, बड़े प्रश्न होते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक एक लाइन में, मतलब एक एक लाइन को ध्यान से देखते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। क्या दिया गया है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोफोनिक एंड एरोफोनिक का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिल इमारतें, देखो ध्यान से देखो, बहुमंजिल इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक फसलों की खेती की जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये वर्टिकल फार्मिंग, ए आपका सही उत्तर है। इसको मैंने बी टिक लगा दिया, इसको सही कर लो, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। लंबवत खेती इसे कहा जाता है। ठीक है, बिल्डिंग में बात की गई है। अब आप खुद सोचो, जब हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो स्पेस कम है। ठीक है, हाँ, अगर कहीं जमीन पर हमें खेती करनी होती तो खूब बड़ा सा एरिया लेते, खूब आराम से खेती करते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बहुमंजिला इमारतों की बात यहाँ पर की गई है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की यहाँ पर बात की गई है। तो मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में किस तरीके की फार्मिंग का यूज किया जाता है, वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग, ध्यान रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला गया, भाई नहीं, यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कहीं पर भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग बताएंगे जरूर। 77 प्रश्न को देखिए, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठीक है, कृषि क्षेत्र की बात की गई है, एग्रीकल्चर की बात की गई है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि में कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है ज़्यादा अमाउंट में, तो वहां पर भी मीथेन, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना क्लास? ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस वाले प्रश्न में यहां पर जब मैंने आपको बताया है तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ध्यान में रखिएगा। चलो अगला देखिए, हम 77 क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न आपका हो गया ना? हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। अब रामसर साइट से रिलेटेड एक प्रश्न ये दिया गया है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ। द रामसर साइट तावा रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इन द स्टेट, कहाँ पर है बताइए? रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। फिर देखिए, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये कुतुब मीनार में है अलाई दरवाजा, ये भी चीज क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अलाई दरवाजा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है। इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था 1311 में। ठीक है, लगभग करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, हिस्ट्री में ये चीज़ आपको बताई जाएगी, तो इतना मैं इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। अगला प्रश्न हम देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ये देखिए, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है क्लास, तो ये थोड़ा करंट का प्रश्न आपका हो गया, लेकिन इस जो आंसर की है इसके हिसाब से 7वां स्थान है, लेकिन एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, रामसर साइट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनते हैं।
पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी रामसर साइट की बात होती है तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वेटलैंड साइट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात करें बिजनौर और मुजफ्फरनगर की तो हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, फिर यहाँ पर सुर सरोवर, मैंने कल आपकी क्लास में आपको बताया था कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, समन बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो मैनपुरी में, याद रखिएगा। सरसाई की अगर हम बात करेंगे तो इटावा, याद रखिएगा। अच्छा, याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, सुर की बात हो रही है तो ताजमहल याद रखना, सुर ताजमहल, और ये कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, फिर समन बर्ड सेंचुरी, समन ऐसे याद करो, सम्मान सम्मान सम्मान, जो ये मैन लोग हैं ना, ये हमेशा चाहते हैं कि इन्हें सम्मान मिले, तो सम्मान समन कहाँ पर है, मैनपुरी में है। कभी नहीं भूलेगा, जैसे सम्मान आएगा याद आएगा सम्मान 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 सम्मान, और तुरंत दिमाग में आएगा किससे सम्मान की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, मैन लोगों को, तो मैनपुरी याद रहेगा। ठीक है, फिर देखो सरसाई की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ पर है, ये इटावा में है। तो सर साई छुपा है, यहाँ पर क्या छुपा है, यहाँ पर साई छुपा है। तो साई बाबा किस पर बैठते हैं, ईंटे पे बैठते हैं। ठीक है, तो सर साई कहाँ पर है, इटावा में है। ठीक है, समन सम्मान किसे चाहिए, मैन लोगों को चाहिए, वो कहाँ है, मैनपुरी में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, अगर हम बात करें तो सांड को देखकर आप हार मान लो, जैसे ही सांड सामने आए तो भाई हमको नहीं लड़ना, हार मान लो। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, हरदोई में है, हार मान लो। ठीक है, फिर उन्नाव कहाँ पर है, नवाबगंज में है। ठीक है, उन्नाव कहाँ पर है, नवाबगंज में है। अब जैसे ही नवाबों की बात आती है तो गाना याद आता, उन आँखों की मस्ती में। ठीक है, तो उन्नाव कहाँ पर है, नवाबगंज में है। ये क्लियर हो गया। वो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये आपका रायबरेली में है। आपने देखा होगा भारत में समस्त लोग, जितने भी लोग हैं, समस्त लोग राय देने को तो एकदम तैयार होते हैं। तो ये कहाँ पर है, रायबरेली में है। ठीक है, पार्वती अर्गा की बात करेंगे तो गोंडा में है। ठीक है, और बखीरा कहाँ पर है, तो वो संत कबीर नगर में है। तो चलो जल्दी से रिवाइज करो जो मैं बता रही हूँ। अब बताओ, सांड को देखकर क्या करोगे, हार मान जाओगे। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, हरदोई में है। ठीक है, सुर की बात करोगे तो क्या याद आएगा, ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो कबीर जी को खाने में क्या पसंद था, खीरा पसंद था, तो संत कबीर नगर में क्या है, बखीरा है। ठीक है, और क्या था, हाँ, सर साई की बात करेंगे तो साई किस पर बैठते हैं, ईंटे पे बैठते हैं, तो सर साई कहाँ पर है, इटावा में है। ठीक है, रायबरेली की बात करें तो भारत में राय देने के लिए समस्त लोग तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है। इसी तरीके से जो ये मैन लोग हैं ना, ये हमेशा सम्मान मांगते हैं, तो सम्मान से याद रखा, सम्मान। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, तो ये मैनपुरी में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, सुर सरोवर हो गया, तो आपको याद हो गया होगा काफी चीज। क्लियर है ना क्लास। चलो अब आगे बढ़े। अगर इस तरीके की और ट्रिक चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं याद रहता है तो ऐश्वर्या मैम को एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्या नहीं याद रहता है। नेशनल पार्क नहीं याद रहता है, या रिवर नहीं याद रहती, कोल फील्ड नहीं याद रहती है। ठीक है, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को याद करा दूंगी, लेकिन आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। तो याद तो हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में वेटलैंड कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। 81st क्वेश्चन को देखिए ध्यान से क्लास। यहाँ पर क्या बोला गया है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये गुरुग्राम में स्थित है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर, कहाँ पर है याद रखना, 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो गुरुग्राम में है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मैं कहीं कहीं कट जा रही होंगी, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं कट रहे होंगे ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भले इस स्क्रीन के बाहर चली जाऊं, लेकिन ये प्रश्न आपको दिखने चाहिए। जानबूझ के मैंने क्लास को थोड़ा जूम किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। 82nd क्वेश्चन को आप देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर पूछा गया है, कहाँ पर है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। सी आपका सही उत्तर है। जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 में पूछा गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम देखें, 83rd प्रश्न को देखिए, 2025 में पूछा गया प्रश्न है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलियंस का कब शुरू किया गया था, ये बताइए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 9 अप्रैल 2023 में। इसको एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, IBCA के बारे में पूछा गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब शुरू किया गया था? तो स्थापना याद रखिएगा 9 अप्रैल 2023 पूछा गया है। ये UPSSC पेट एग्जाम 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलो अगला प्रश्न हम देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, IBCA की जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये तो आपको पता चल गया कि इसकी स्थापना कब हुई है, 9 अप्रैल 2023 को हुई है। लेकिन 50 साल पूरे हो गए थे किस प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था भारत में? 1973 में। ये भी याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर IBCA बना। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? 1973 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात, क्या दिया गया है? गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया है। ये 2025 का प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन अगर हम देखें, ये उस समय करंट में रहा होगा 2019 में। तो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूरत शहर में वर्ष 2019 में, ठीक है, कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा 85th क्वेश्चन को। द कैंपेन E8 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? E8 जो है वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। ठीक है, ईगल से, हाथी से, मुहाना से, केचुआ से। तो E8 जो है वो एलिफेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, यहाँ पर E8 में ई क्या है? एलिफेंट के लिए है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, 86th क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इन इंडिया FRI कहाँ पर है? ठीक है, भारत में FRI कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, बहुत सी मूवीज की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर FRI में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। देहरादून घूमने जाइए तो FRI घुमा दिया जाता है। ठीक है, लोग घूमते हैं। अगला देखते हैं हम प्रश्न, 87th क्वेश्चन को देखिए। द रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्री ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स सच एज ग्रीन बेल्ट, पार्क, रोड साइड एवेन्यूज इज। यहाँ पर बोला गया है शहरी केंद्रों जैसे ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन डैश कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अर्बन सेंटर्स की बात की गई है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। आजकल बहुत फेमस था मियावाकी टेक्निक, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा मियावाकी टेक्निक। मियावाकी टेक्निक में क्या होता है, जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स के थ्रू जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपरली लैब में तैयार किया जाता है। ठीक है, और जब वो उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है तो उनको ले जाकर प्लांट मतलब उनको लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ये फॉरेस्ट का डेवलपमेंट पहले होता था, काफ़ी समय लगता था एक फॉरेस्ट को डेवलप करने में, ये जो टाइम है वो घट जाता है क्योंकि लैब में प्रॉपर उनको एक स्टेज तक पहुंचा दिया जाता है कि जब इनको इम्प्लांट किया जाएगा लैब में तो इनकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो मियावाकी टेक्निक के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। चलो अगला हम देखते हैं यहाँ पर, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज इज कैरीड आउट वंस इन एवरी डैश ईयर। बोला गया है यहाँ पर कि बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक बताइए, प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया जाता है।
ठीक है, ये प्रश्न 2025 में यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो सकता है लेखपाल में ना पूछे क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 89 क्वेश्चन को देखते हैं। न्यू मेट्रोफर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, न्यू मेट्रोफर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास। हाँ, यहाँ पर एक मिनट क्लास, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं ना? हो गए हैं, ये भी हो गए हैं। ठीक है, अब बोला गया है न्यू मेट्रोफर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मैंग्रोव से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैंग्रोव से संबंधित है। मैंग्रोव्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स की विशेषता क्या होती है? इन पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो पानी के ऊपर होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंग्रोव्स की जो जड़ें होती हैं ना, वो पानी के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के ऊपर होती हैं, तो इन रूट से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अगर एक आम पेड़ को आप देखेंगे जो कि जमीन पे लगा हुआ है, उसकी रूट जो है वो मिट्टी के अंदर दबी हुई होती है, लेकिन जो मैंग्रोव तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, पानी होता है, दलदल होता है, तो इन पेड़ों की जो जड़ होती है वो ऊपर की तरफ होती है और इनमें नोड्स होते हैं और इन्हीं नोड्स से ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं न्यू मेट्रोफर नोड्स, तो वो मैंग्रोव्स में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं क्लास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा है न्यू मेट्रोफर मैंग्रोव व अन्य दलदली पौधों की जड़ों से संबंधित है। इन पौधे की जड़ें मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ती हैं और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने का काम करती है। जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये पानी के ऊपर ये जड़ें होती हैं जिनमें नोड्स होते हैं, जिनके के थ्रू ये ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। ठीक है, 19th क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर दी Indian Network on Climate Change Assessment was launched in an effort to promote domestic research on climate change and build on the country's climate change expertise. It was launched in which year? यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, INCCA की शुरुआत कब हुई है? 2009 में हुई है। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये भी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 91, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है 2025 में। देखिए, इंजरी टू अ प्लांट कॉज्ड बाय लिफ्टिंग अपवर्ड ऑफ द प्लांट अलोंग विद द सॉइल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ टेम्परेट रीजन वेयर द स्नोफॉल इज कॉमन इज कॉल्ड एज। यहाँ पर क्या बोला गया है? शीतोष्ण क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी आम होती है, वहाँ मिट्टी के साथ पौधे को उसकी समान स्थिति से ऊपर उठाने के कारण पौधों को होने वाली चोट को क्या कहा जाता है? मतलब आप समझिए, यहाँ पर जब आप मिट्टी में गड़े हुए पौधों को इस तरीके से निकालते हैं तो उनमें चोट लग जाती है। ठीक है, चोट लग जाती है। ठीक है, उसी को पूछा गया है, उसी चोट को क्या कहते हैं? शीतोष्ण बोला गया है, शीतोष्ण क्षेत्रों में, तो इसे कहा जाता है हीविंग। सी आपका सही उत्तर है। देखिए, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन आपके लेखपाल में हो सकता है इस तरीके के प्रश्न ना पूछे जाए। लेखपाल में प्रश्न पूछा जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड पूछा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड पूछा जा सकता है ना। क्योटो प्रोटोकॉल में किसके एमिशन को कम करने की बात कही गई है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष आया था? पूछा जा सकता है। 1997 में आया था। किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। प्लस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीशन को कम करने पर इस पे फोकस किया गया। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात यहाँ पर की गई है। ये किस वर्ष आया था? 1987 में आया था। ये सारे पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। चलो इस प्रश्न को भी हम देखते हैं। अभी क्या दिया गया है? डैश इज
एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। एक जीव है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑर्गेनोट्रोप कहा जाता है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑर्गेनोट्रोप एक प्रकार के जीव होते हैं जो कार्बनिक सबस्ट्रेट हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर भी समझान, देखो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैं बता रही थी, यही प्रश्न आ गया। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष आपका लागू हुआ था? तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल आया कब है? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया है। ठीक है, ये लागू कब हुआ है? 2005 में लागू हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात कही जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। चलो अगला देखें हम प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया गया है? 94 प्रश्न को हम देखते हैं। The process of combustion in absence of oxygen, यहाँ ध्यान दीजिएगा, in absence of oxygen और the material burned under the controlled atmosphere of oxygen is related to which one of the following? हमेशा क्लास याद रखिएगा, जब भी बर्निंग होती है, ठीक है, जब भी हम वेस्ट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, ठीक है, जब भी जो वेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, और कहीं पर भी किसी भी वेस्ट को जलाया जाएगा, आग रहेगी वहां पर, बर्न किया जा रहा है, तो इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इंसिनरेशन हो रहा है। आप एक मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती तब तक जलेगी जब तक कि आप उसको ग्लास से मत ढक दीजिए। जैसे ही आप मोमबत्ती को ग्लास से ढक देंगे, मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी वेस्ट को, ठीक है, हम अगर देखें बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, हाई टेम्परेचर पर उनको जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको इंसिनरेशन कहते हैं। जस्ट राइट डाउन दिस, ठीक है। और जब इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, टेम्परेचर हाई है लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, मतलब बर्निंग नहीं हो रही लेकिन एक हाई टेम्परेचर है इन द, ठीक है, वहां पर जब वेस्ट को ट्रीट किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कहा जाता है पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस कहा जाता है उसको। दोनों नोट कर लो, इंसिनरेशन और पायरोलिसिस, दोनों जब आप वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड पढ़ेंगे वहां पर ये प्रश्न बनता है। ठीक है, पायरोलिसिस क्या है समझ में आ गया ना? ठीक है, इंसिनरेशन क्या है? इंसिनरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसमें वेस्ट को जलाया जाता है। पायरोलिसिस में भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। दोनों वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों लिख जरूर लेना क्लास जो बता रही हूँ आपको। चलो यहाँ पर इस प्रश्न को देखो, क्या दिया गया है? जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभ के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन, जिसे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कि CBD बोलते हैं। तो याद रखना, सारे पॉइंट्स लिखो जल्दी से। 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी जिसको कि रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। लिखो क्लास, 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी जिसे कि हम रियो समिट के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर हुई थी? रियो दी जेनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, इस समिट का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है एजेंडा 21 कब आया, तो एजेंडा 21 भी रियो समिट, अर्थ समिट 1992 में आया। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा गया CBD के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी 1992 के रियो समिट का रिजल्ट है। इसी तरीके से UNFCCC की जब हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC की जब हम बात करते हैं तो ये भी अर्थ समिट, रियो समिट, या फिर हम कहें 1992 का जो समिट था उसकी देन है। तो लिखना एजेंडा 21 के बारे में भी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में भी, CBD के बारे में भी। ठीक है, यहाँ तक कि जो कन्वेंशन टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन,
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो कन्वेंशन है ना, वो भी अर्थ समिट की ही देन थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरियो में हुआ था, इसी वजह से हम इसे रियो समिट कहते हैं। रियो दी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में है। ये सारे पॉइंट डिस्कस हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखो, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव इज इन एसोसिएशन विद, ध्यान देना, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव किसके साथ सहयोग में है? तो पहला आपका यूएनडीपी दिया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा आपका यूनेस्को दिया गया है। ठीक है, तीसरा चौथा देख लेते, ए बी हो गया, सी देखिए एफएओ दिया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी दिया गया है गेट्स फाउंडेशन, और ई दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा जो बताने जा रही हूं, जब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव की, बायोफिन की, तो ये इसकी शुरुआत यूएनडीपी द्वारा की गई थी। ठीक है, यूएनडीपी के सहयोग से की गई थी। इसे यूएनडीपी ने वर्ष 2012 में शुरू किया था। दोनों चीज नोट डाउन कर लीजिए। बायोफिन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव की शुरुआत यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष? 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हम देखें, द इंडियन एलिफेंट इज कॉल्ड एज, इंडियन एलिफेंट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बोला गया है, ये भी यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो इन्हें कहा जाता है एल्फिस मैक्सिमस सब इंडिकस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, एलिफस मैक्सिमस सब इंडिकस, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, वीडियो एग्जाम का प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित एसटीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो ये है भोपाल, बी आपका सही उत्तर है। भोपाल सतत विकास एसटीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सतत विकास की बात हम करते हैं, हम एसडीजी की बात, हम एसडी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इसका मतलब क्या होता है? टू फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड। ठीक है, मतलब क्या है सतत विकास का? कि आज के जो लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, आप उनकी ज़रूरतों को इस तरीके से पूरी करें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सेफ रहें। ठीक है, उनके लिए भी ये नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें। आप आज की जनरेशन की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए, लेकिन फ्यूचर को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पहले सतत विकास की बात किस रिपोर्ट में की गई थी? तो लिख लो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में लिख लो, क्योंकि कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। एसडी के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत विकास के बारे में सबसे पहले बात हुई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को जरूर पढ़ लेना, जो एसडीजी गोल्स है, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लेना कि कौन सा पहला गोल है, कौन सा दूसरा गोल है। ठीक है, गरीबी खत्म करना, भूखमरी खत्म करना, हेल्थ अच्छा देना, एजुकेशन को प्रमोट करना, इनइक्वालिटी को खत्म करना, तो ये सारे गोल्स हैं, इनको याद कर डालो। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूलना मत, पढ़ लेना क्लास। अगर पूछ लिया जाएगा तो एक प्रश्न सही हो जाएगा, लिख लो, नहीं तो मैं ही पढ़ा दूंगी, याद भी करा दूंगी। यहाँ पे 99 क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आप सभी को पता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका गठन किस वर्ष में हुआ था? 2010 में हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन। अगला देखते हैं हम 100वां प्रश्न, क्या दिया गया है यहाँ पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पूछा गया है। ओजोन परत अवक्षय से, सतत विकास से, ग्लोबल वार्मिंग से, खाद्य सुरक्षा से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है ओजोन परत
अवक्षय से। ठीक है, मैंने आपको बताया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था, 1987 में आया था, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने की बात कही गई थी, जिसके लिए मेन फैक्टर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है, CFC। ठीक है, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन पेपर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया रहता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन डे मनाया जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखें, यहां पर देखिए, एक मिनट क्लास, हाँ, क्या बोला गया है, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी, ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यहां पर देख लीजिए, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को लगभग 6 से 7% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 का ये प्रश्न है क्लास। ठीक है, और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो करंट से रिलेटेड प्रश्न था ये, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय इसरो के साथ ये हस्ताक्षर किया गया था। बी आपका सही उत्तर है। अगला देखें, 103, ठीक है, 103, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, UNFCCC का अर्थ क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको अर्थ समिट के बारे में बताया है, तो मैंने आपको बताया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बोलो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, कहाँ पर लिखा हुआ है देख लो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बी, ये याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए भी UNFCCC ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़े, 104 क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पर क्या दिया गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में किनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है। तो 2019 अक्टूबर की बात है, ये करंट का प्रश्न था, इसलिए 2020 में पूछा गया है UPSSSC के कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में। ठीक है, जनवरी में पूछा गया, तो करंट से रिलेटेड था ये। तो हिम तेंदुओं की वहां पर बात की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। हिम तेंदुए आपको कहाँ पर मिलेंगे, कोल्ड डेजर्ट में मिलेंगे। कोल्ड डेजर्ट भारत में कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट। ठीक है, चलो अगला हम देखें, यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो बताइए, गंदे पानी का सही से निपटान ना करना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण या अत्यधिक जनसंख्या। तो निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। आप देखते हैं जो सीवेजेस होते हैं, ठीक है, जो घरों से जो नालियां निकल रही है, इंडस्ट्रीज से जो नालियां निकल रही, उनको ले जाकर नदियों में छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से नदियों का भी पानी क्या होता था, दूषित होता था, प्रदूषित होता था। क्लियर है, चलो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें हम क्लास, यहां पर ध्यान से देखिएगा, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है। तो ये कहां पर अनिवार्य किया गया है, ये 2016 का प्रश्न था। तो तमिलनाडु, उस समय इसका उत्तर क्या था, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर छतों पर बारिश के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है ना, जो रेनफॉल का जो पानी है, जब बारिश होती है तो उसको स्टोर करके फिर फिल्टर करके यूज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलो अगला देखें हम, 107 क्वेश्चन को हम देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये 2016 का प्रश्न है क्लास। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि ये करंट का प्रश्न है, करंट का प्रश्न स्किप कर दीजिए।
108 प्रश्न को देखते हैं। नगर पालिका को कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। ठीक है, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है एक प्रोसेस के बारे में, इंसिनरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया है जो वेस्ट है उसको जलाया जाता है। ठीक है, एक बड़े से फर्नेस में, और जिस फर्नेस में इन वेस्ट को जलाया जाता है उसको इंसिनरेटर कहते हैं। यही पूछा गया, सी आपका सही उत्तर है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसिनरेशन, इंसिनरेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। पायरोलिसिस आपको याद रहेगा ना क्लास? पायरोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 109वां प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए एक जगह, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में की गई थी। 110वां, ये आखिरी प्रश्न है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं ये मार्च 2018 का करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आप इसको भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो 110 प्रश्न हमने डिस्कस किए एनवायरमेंट इकोलॉजी के, जो कि यूपी SSS के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा दीजिए, आपदा प्रबंधन। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड एक क्लास मैं ले लूँगी। लेकिन क्लास में फिर से आपसे एक ही बात कहूँगी कि ये जो सीरीज़ मैं लेना शुरू की हूँ ये आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा एम यही है कि जितनी मैं आपकी मदद कर सकूं उतनी मदद मैं आपकी करूं। तो इसके लिए आपको भी मेरी मदद करनी होगी, वो ये है कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं वो स्पेशली लेखपाल के लिए हैं, तो खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, उनका भी भला होगा। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अंत में जाते जाते थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कुछ टेस्ट सीरीज़ के बारे में। जैसे यूपी PCS की प्रीलिम्स के लिए डिकोड एग्ज़ाम लक्ष्य टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, जो कि मात्र 1000 रुपये में है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 16,280 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है या फिर डिकोड एग्जाम के किसी दूसरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर एक ही बात कहूँगी कि ये जो मैंने सीरीज़ लाई है ये आप ही लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, कि क्लास कैसी लगी। और दूसरी चीज़, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी बेझिझक बताइए। एग्ज़ाम के पहले तक ऐश्वर्या मैम पूरा प्रयास करेंगी डिकोड एग्ज़ाम की टीम के साथ कि आप लोगों की मदद कर सकें हम। ठीक है, आशा करती हूँ क्लास आप लोग खूब पढ़ेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। खूब पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। हमेशा खुद पर विश्वास रखिएगा। मैं अंत में जाते जाते ये बात अपने विद्यार्थियों से ज़रूर कहती हूँ, जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो अपने पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए। मेहनत परिश्रम करने से मत भागिए, जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं आप लोगों को बहुत आगे देखना चाहती हूँ। जब हमारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है, खासकर जब सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के पहले के मैसेजेस तो खुशी देते ही हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं तो वो और खुशी देता है। तो हमेशा जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचिए, साथ ही साथ जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाइए तो औरों की भी मदद ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हूँ। आशा करती हूँ ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही हो। 2 क्लासेस एनवायरमेंट इकोलॉजी की हुई है। अब आगे जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाएँ। थैंक यू क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, जिसकी भी पूजा आप करते हो, जिस पर भी आपको विश्वास हो। और माता पिता का आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ सदैव है, गुरुजनों का भी आशीर्वाद है। आप लोग जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बस ये सोचिए। थैंक यू सो मच क्लास, ऑल द बेस्ट।